चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है एंडोकार्डाइटिस। एक एक वन बाय वन हम देखते जा रहे हैं। आज हमने कल एंडोकार्डियम पढ़ लिया था, आज उसके बारे में हम जान लेंगे। एंडोकार्डियम में अगर आप स्टडी किए हैं तो आपको पता होना चाहिए एंडोकार्डियम मतलब इंटरनल लेयर, हार्ट के सबसे इंटरनल लेयर जिसमें वॉल भी शामिल होता है। जब पेरिकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस होता है, तो मायोकार्डाइटिस के साथ एंडोकार्डाइटिस 100% होता है दोस्तों। इसलिए जो पेरिकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट है एज इट इज ट्रीटमेंट मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस का सेम होता है। केवल इतना याद रखना है, यहाँ पर समटाइम्स ही वेन वन की जरूरत पड़ती है। कुछ ही काम समय होता है जब वेन वन की जरूरत, अन्यथा आप S1 L1 A3 F1 C1 B थर्ड डायल्यूशन, C3 वर्टू जी, वर्टू में याद रखिएगा स्पाइजिलिया पाया जाता है। वो स्पाइजिलिया एंथेलमेटिकम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एंडोकार्डियम, यानी जितनी भी वल्वुलर डिसीज होती है, माइट्रल इनकर्जिटेशन होता है, सब में वर्टू का बहुत बड़ा रोल 30 पोटेंसी में होता है। लेकिन यहाँ पर C3 के साथ जब वर्टू जी को थर्ड डायल्यूशन में जोड़ के दिया जाता है इस प्रोटोकॉल के साथ, या वेन वन को आप इसी में ऐड कर लो, C3 वेन वन वर्टू जी थर्ड डायल्यूशन में, और A3C5 WBD4 एक्सटर्नल, एंडोकार्डाइटिस बहुत आसानी के साथ इंफ्लामेटरी प्रोसेस से रिमूव होता है दोस्तों। याद रखना, पहले थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर पॉजिटिव, इस प्रकार से आप, या कई बार सीवियर केसेस होता है तो 10th पे आइए, 5th पे आइए, थर्ड पे आइए और देन रिड्यूस कीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इंडोकार्डियम का इन्फेक्शन के कॉज देख लीजिए आप। इंडोकार्डियम का एक इन्फेक्शन ही इंडोकार्डाइटिस कहलाता है दोस्तों। जब आप देख रहे हो जो कि हार्ट के चेंबर और हार्ट वाल की, हार्ट के अंदर का जितना भी चेंबर्स होते हैं, जो हार्ट वाल की जो इनर लाइनिंग होती है वो अफेक्टेड होती है, वो इंडोकार्डाइटिस कहलाती है दोस्तों। यानी हार्ट के चेंबर में और वॉल में जब इन्फ्लामेशन होता है वो टिपिकली इंडोकार्डाइटिस कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जब आपके बॉडी में ब्लड के माध्यम से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई भी जम जब बॉडी के अनदर पार्ट से, यानी सेकेंडरी दूसरे पार्ट में है और वहां से वो स्पेशली हार्ट के लेवल पर आ रहा है, जैसे देख लो आप, माउथ से आ रहा, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से आ रहा, वो स्प्रेड होकर आ रहा है और हार्ट के डैमेज एरिया में अटैच हो रहा है। याद रखना, हार्ट के डैमेज एरिया में अटैच हो रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। यदि इसका ट्रीटमेंट क्विकली नहीं किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट क्विकली नहीं किया गया तो इंडोकार्डाइटिस के कारण हार्ट वॉल डैमेज होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और इसी के कारण लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, जो इंडोकार्डाइटिस के लेवल पर शो होती है। बहुत डेंजरस होती है दोस्तों, बशर्ते आपको वहां पर प्रोटोकॉल अगर निर्धारित हो जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप किसी भी इंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। ये आपके हद में होता है दोस्तों। याद रखिएगा, इंडोकार्डाइटिस का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक जो है जनरली मॉडर्न साइज एंटीबायोटिक का यूज करता है, और कुछ एडवांस केसेस में तो सर्जरी तक कर डालते हैं। बहुत से तरीके होते हैं उनके पास दोस्तों, लेकिन इंडोकार्डाइटिस के डेवलप होने में इस कंडीशन का एग्जैक्ट कॉज को डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एंटीबायोटिक दे दे के कितने बैक्टीरिया वायरस को आप खत्म करेंगे? अगर थोड़ा बहुत भी मौजूद होगा, रिवाइज मार जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन के एग्जैक्ट कॉज का डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसमें एंडोकार्डाइटिस के बहुत ज्यादा नियरेस्ट रिस्क पाई जाती है दोस्तों, याद रखना, यूजुअली उसमें हार्ट वाल का डैमेज होना, ऑफिशियल हार्ट वाल या अन्य वॉल का डिफेक्ट होना, कई बार माइटल स्टीनोसिस होता है, कई बार माइटल रिगर्जिटेशन होता है, सबसे कॉमन होता है दोस्तों। याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो साइड होता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसलिए आपको याद रखना है, जब आप कॉज देखोगे इंडोकार्डाइटिस के, आपका ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इंडोकार्डाइटिस का मेन कॉज एक बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होना होता है दोस्तों। यद्यपि ये बैक्टीरिया नॉर्मली बॉडी के आउटसाइड में लाइव रहता है, आपके बॉडी के आउटसाइड बाहर में जिंदा रहता है, लेकिन आपको पता है आपके इंटेस्टाइन में गुड और बैड बैक्टीरिया मौजूद है दोस्तों। ये बैक्टीरिया स्किन में जब भी किसी माध्यम से कट लगता है, ईटिंग के माध्यम से, ड्रिंकिंग के माध्यम से, जब आप बहुत ज्यादा गंदा पानी पीते हो जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आप देखिएगा इसी के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज होता है। और ये प्रोसेस कुछ पीपुल्स में फेल हो जाता है, लेकिन कुछ पीपुल्स में दोस्तों बहुत ही तेजी के साथ इंडोकार्डाइटिस को कॉज करता है। ये जम ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से आपके बॉडी में ट्रेवल करता है, हार्ट में पहुंचता है, हार्ट में जाकर मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके वहां पर पर्टिकुलरली इंफ्लामेशन को कॉज कर रहा था, कारण सेकेंडरी है दोस्तों।
याद रखना, कारण सेकेंडरी है, इसीलिए यहाँ पर आप कारण देखेंगे तो ब्लड प्यूरिफिकेशन को ध्यान दिया जा रहा है। यानी इंडोकार्डाइटिस फंगई या जर्म्स के द्वारा विकास होता है, इसीलिए कुछ केसेस में यहाँ पर वो कारण ज्ञात नहीं है क्यों हो रहा है, लेकिन ये कारण पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और ब्लड की इम्प्योरिटी इसके कारण हो रहा है। यानी ब्लड को अगर बहुत ज्यादा खाने को मिलेगा उसको क्या दिक्कत है, आपकी इम्यूनिटी कम होगी उसको क्या दिक्कत है, आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है मैक्रोफेजेस सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, जिस ऑर्गन, अब हार्ट के लेवल पर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वहां पर वो पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं कर पाती है, आपका इम्यूनिटी कम है तो वो क्या करेगा, ठीक है। इसलिए आपका पहला मकसद होता है इम्यूनिटी को भी प्रोड्यूस करना, ब्लड को भी प्यूरिफाई करना है, सर्कुलेशन भी बढ़ाना है, ऑलमोस्ट बी के लेवल पर यहाँ पर हर चीज क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेवल को बैलेंस कर रहे होते हो आप दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, कोई कारण ज्ञात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। बॉडी में ईटिंग और ड्रिंकिंग एक रास्ता नहीं होता है, कई कारण होते हैं दोस्तों। तो जर्म्स के एंट्री करने के कई कारण होते हैं, कई तरीके होते हैं और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचता है, ये फाइनल है। और इसीलिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद, जैसे मान लो टीथ के ब्रशिंग करना है आपको, ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन है आपकी, ठीक है, आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते हो, पानी पी के खेत में चले गए, काम करने चले गए, जॉब पे चले गए, आपने ब्रशिंग नहीं किया, आप देखो क्या होगा, ठीक है। गम डिसीज के कारण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, कंटेमिनेटेड नीडल के यूज के द्वारा, आप दोस्तों आप एक कैथेटर का यूज अगर कर रहे हो, आप देखो इन्फेक्शन फैला रहे हो। डेंटल प्रोसीजर के दौरान गम्स में कट हो जाना, कई बार डेंटल प्रोसीजर के दौरान गम्स में कट हो जाता है, अब गम्स में डिजनरेशन डिफॉर्मेशन हमेशा चलता रहता है, यानी बैक्टीरिया वायरस फंगस हमेशा मुंह में से आते हैं और सबसे पहले हवा में से मुंह में आते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत आसानी से इन्फेक्शन आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो कारण कई हैं, हमें कारण को देखना ही नहीं, क्यों नहीं देखना है, हमें पता है कि हमारे पास ऑर्गन की रेमेडी है, हमें केवल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है। आप सिम्टम को देखिए और सिम्टम के डायग्नोसिस कीजिए कि कहां पर प्रॉब्लम है, वो सेकेंडरी वहां पर डेवलप कैसे एंडोकार्डाइटिस को कॉज कर रहा है। अब आपको पता चला कि जो वॉल है आपके हार्ट के अंदर के जो 4 चेंबर है, वो चेंबर और वॉल जो इंटरनल वॉल होती है वो इन्वॉल्व हो रही है, तब आपको जब पता है कि एंडोकार्डाइटिस के जो सिम्टम होते हैं हमेशा सीवियर नहीं होते हैं दोस्तों, इसीलिए धीरे धीरे टाइम पर डेवलप होता है। और एंडोकार्डाइटिस की अर्ली स्टेजेस में सिम्टम बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टाइप की इलनेस के बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है, कई बिल्कुल मॉडर्न साइंस के बड़े से बड़े डॉक्टर भी डायग्नोसिस नहीं कर पाते क्योंकि पेशेंट वैसे सिम्टम ही नहीं बताता है, पेशेंट जो सिम्टम बता रहा है वो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से बता रहा, नॉर्मल दूसरी डिसीजेज जो बिल्कुल सिमिलर सिम्टम की होती है, इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए तैयार होना चाहिए हर केसेस में। इसीलिए इतना डिटेल स्टडी करने की जरूरत है दोस्तों कि आप हर केसेस को डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंतर्गत देखें, और ये वही कारण है जिस कारण से बहुत से केसेस का डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता दोस्तों। बहुत से सिम्टम जो होते हैं बिल्कुल फ्लू जैसे आते हैं, जनरल इन्फेक्शन, जैसे कि आप न्यूमोनिया को ले लो, न्यूमोनिया के सिम्टम के जैसे बिल्कुल दिखते हैं। कुछ लोग सीवियर सिम्टम को भी एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों, बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं जो कि सडनली उत्पन्न होता है, अचानक उत्पन्न होता है। ये सिम्टम या तो उस पार्ट के इन्फ्लामेशन के कारण आ रहे हैं या इसके कारण होने वाले डैमेज के कारण आ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों कारण होता है। इसलिए याद रखना, एंडोकार्डाइटिस का कॉमन सिम्टम है फीवर, चिल्स जो सिम्टम आ रहे हैं, नाइट स्वेट, रात में बहुत ज्यादा पसीना होना, स्किन एकदम पेल हो जाना, मसल्स का पेन होना, जॉइंट्स में लगातार पेन करना, नौसिया होना, डिक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख कम होती चली जाएगी, फुलनेस की फीलिंग, स्टमक के फुलनेस की फीलिंग होती है, अपर लेफ्ट पार्ट में यानी आपके ब्रेस्ट के जस्ट नीचे के साइड आपको भारीपन फीलिंग होना, वेट लॉस होना, ये वो सिम्टम होते हैं दोस्तों जो आपको डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ये सारे के सारे सिम्टम इंडोकार्डाइटिस को बता रहे होते हैं। जब आप सीवियर इंडोकार्डाइटिस में जाते हैं दोस्तों, मेजर और माइनर, स्मॉल क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में, दो प्रकार होते हैं इंडोकार्डाइटिस के, जिसको एक्यूट और क्रॉनिक कहते हैं। जब सीवियर इंडोकार्डाइटिस के साइन और सिम्टम दिखेंगे, याद रखना दोस्तों, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में आपको ब्लड मिलेगा, स्वोलन फीट, आपको पाँव में सूजन मिलेगा, स्वोलन लेग्स, आपको पाँव में सूजन मिलेगा, स्वोलन स्टमक, आपको स्टमक में सूजन मिलेगा, यानी स्वेलिंग का साइन जो होता है सबसे बड़ा मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कार्डियक ड्रॉपसी, याद है आपको, कहते हैं ना कार्डियक ड्रॉपसी, इंडोकार्डाइटिस में सबसे कॉमन होता है दोस्तों, याद रखना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है,
इसीलिए कफ लगातार बना रहता है, वेट लॉस होता है, एक लार्ज स्प्लीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्प्लीन का इलाजमेंट हिपेटोस्प्लीनोमेगाली जो बोलते हैं, या केवल स्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिलेगा। टच करोगे ना, टेंडर महसूस हो जाएगा, इसलिए हार्ट मरमर मिलेगा, साउंड सुनाई देगा दोस्तों, जो कि एक अनयूजुअल साउंडिंग हार्ट बीट होता है, बहुत ही अलग होगा। एओर्टिक रीजन पर, आपके माइटल रीजन पर बहुत ही अलग साउंड आपको सुनाई देगा, और स्किन में भी चेंजेस उत्पन्न कर देगा। आपकी स्किन एकदम रेड या पर्पल स्पॉट्स नजर आएंगे, फिंगर या टोस पर भी आप अंडर आपके लेग्स में देखो आपको नजर आएंगे। ठीक है, आपकी जो ब्लड वेसल्स ब्रोकन डाउन हो जाएगी, ब्रोकन ब्लड वेसल्स होगी, रेड स्पॉट्स का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कारण है आईज की जो वाइटनेस होती है ना, यूजुअली वहां पर दिखता है। ठीक है, वहां पर ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि इसको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है ब्लड वेसल से रिलेटेड। इसलिए चिक्स के इनसाइड, गाल के अंदर, माउथ के रूप पर, चेस्ट पर आपको कंजेशन महसूस मिलता है दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। ऐसे तमाम केसेस में आप पेशेंट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, पेशेंट को कहो कि आप बताइए कि आपके चिक्स के अंदर, माउथ की रूप पर या फिर चेस्ट पर कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा है। अगर आ रहा है, आपको तुरंत यूनिफाई करके उसका प्रोटोकॉल वहां पर निश्चित करना पड़ता है। इंडोकार्डाइटिस का साइन और सिम्टम पर्सन टू पर्सन वरी करता है। हर आदमी का जीने का तरीका अलग है, हर आदमी में इम्यूनिटी अलग होता है, इसलिए डेफिनेटली आपको सब चीजें अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ समय पर अगर किसी को है, चेंज हो जाएगा सिम्टम, और ये इन्फेक्शन के कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉज क्या है, कारण क्या है, आपकी बॉडी उससे लड़ने का कितना इम्पैक्ट कर रही है, वातावरण का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपके ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी के अनुसार ये इन्फेक्शन की कॉज पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो क्योर होता है। यदि हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री होती है, हार्ट सर्जरी या फिर किसी भी प्रकार से पहले भी इंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री होती है दोस्तों, इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यहाँ पर जो सिम्टम है मुझे रिकरेंट होता है, फिर से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिकली फीवर, जो लगातार फीवर 3 दिन से ज्यादा तक बना रहता है दोस्तों, आप मान के चलिए वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को शो करता है, सबसे पहला साइन होता है। इसलिए पेशेंट को बोलना चाहिए, अगर बोलेगा नहीं तो डॉक्टर की गलती, आपकी मेरी गलती नहीं है दोस्तों, डायग्नोसिस ही नहीं बनता। अगर पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे तो लगातार 3 या 7 दिन हो गए, फीवर जा ही नहीं रहा, आप तुरंत इंडोकार्डाइटिस का टेस्ट करा लेना दोस्तों। इसलिए एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस यूजुअली ब्लड कल्चर और सीरोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो इंडोकार्डाइटिस काज करते हैं, उसके बिहाफ पर होता है। ईएसआर टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, ट्रांस इसोफेजियल, आपका इकोकार्डियोग्राम और चेस्ट एक्सरे, ये वो साइंस होते हैं जो डायरेक्टली आपको इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो भी केसेस है इंडोकार्डाइटिस के हैं। और जब इंडोकार्डाइटिस के सिम्टम आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे S1 L1 A3 F1 C1 B थर्ड, C3 W2 G Win1 थर्ड, A3 C5 W B D4 एक्सटर्नल, ये मेन 3 सिम्टम है। लेकिन साथ में फ्रीक्वेंटली यदि आप S1 के ग्लोबुल्स 10 ग्लोबुल्स 3 to 6 टाइम, C1 की 1 ग्लोबुल्स, जब भी पानी पिए ग्लोबुल्स डलवा दो आप और उसको पिला दो, आपके हार्ट को टॉनिक मिलता रहेगा। आपके हार्ट के वॉल के लेवल पर आपके जितनी भी इमरजेंसी एंटीबायोटिक जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं, स्ट्रांगली काम करते रहेंगे। और जब ये स्ट्रांगली काम करते रहेंगे दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के हार्ट के इंडोकार्डाइटिस के लेवल पर किसी भी स्ट्रेंथ, तनाव आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैक्सिमम आपकी बॉडी में जो बिहेवियर होता है, जो पर्टिकुलरली डेवलप करेगा आपकी इम्यूनिटी के लेवल को, वो इम्यूनिटी इंडोकार्डियम के लेवल पर जनरेट हो जाएगी, ब्लड के माध्यम से हो जाएगी, ब्लड के फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है वहां स्टिमुलेट हो जाएगी, और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये था इंडोकार्डाइटिस। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। ये है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट को कैसे आप चलाते हो। ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये रफ डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम में आपको डाल चुका हूं दोस्तों। याद रखिएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, और वो सर्कुलेशन ये होता है इस प्रकार से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 डिवीजन के थ्रू ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में करता रहता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये दोनों आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में आते हैं, ये पूरा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। पूरी बॉडी में, हार्ट से लगाकर आपके पूरी बॉडी, ब्रेन से लगाकर आपकी किडनी, आपके लेग्स तक, ये पूरा होता है।
और ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है दोस्तों। सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, कोई लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तय करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल और केवल आपको समझने की जरूरत है। और अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाते हो तो मेटी जी का जो साइंस है ब्लड एंड लिम्फ का वाइटेशन हो जाना डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। अगर आपने इनको प्रिवेंट कर दिया, इनको प्योर कर दिया, तो आप कैसे डिसीज को क्यूर करते हो इसी डायग्राम के हिसाब से पूरा समझ में आ जाना चाहिए आपको। कैसे? सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं दोस्तों, जो सबसे ग्रेटर यानी सबसे ज्यादा सर्कुलेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है, ठीक है। वो कैसे? ब्लड जो है दोस्तों, आपको आपको पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर ब्लड वेसल्स के एक सीरीज के थ्रू पास होता है दोस्तों, और आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू पास होकर टिश्यूज तक पहुंचने का काम करता है, ठीक है। यहां से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलेगा, ऊपर असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज, और फिर नीचे का ये पूरा आपका आर्टेरियल सिस्टम हुआ। इस आर्टेरियल सिस्टम के माध्यम से आपके पूरी बॉडी में टिश्यू के लेवल तक पहुंचने का काम करता है। अब टिश्यू पे पहुंच गया तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज आपके कैपिलरीज में होता है, आपके ब्लड और टिश्यूज के बीच उत्पन्न होता है दोस्तों। और मटेरियल के एक्सचेंज के बाद में ब्लड वीनस सिस्टम में ड्रेनेज होने लगता है। वहां से आर्टेरियल सिस्टम से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वीनस सिस्टम से आपका पूरा जो वेस्टेज मटेरियल मिक्स होकर जो निकलता है ब्लड ड्रेनेज सिस्टम से माध्यम से वीनस ब्लड सिस्टम के माध्यम से दोस्तों इंटर करता है, और राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में इंटर कर जाता है। इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से टिश्यू में सप्लाई होता है, और वीनस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मिक्स्ड जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोस्तों, वो जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो वहां से हार्ट में रिटर्न होता है। ये पूरा कहलाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। यदि आप इस सिस्टमिक सर्कुलेशन को समझ रहे हो तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ किसी भी मेडिसिन को देकर सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करके, यानी A1 A2 या फिर सिंगल A3, आप इंडोकार्डाइटिस के लेवल पर समझ रहे हो आप इस चीज को। यदि आप इस पर्टिकुलर सिस्टमिक सर्कुलेशन को प्यूरिफाई कर देते हो, तो आप मुझे बता दो, आपकी बॉडी में जब सिस्टमिक सर्कुलेशन प्यूरिफाई करना आप सीख जाओगे तो आपकी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो A1 के माध्यम से, P1 के माध्यम से। तो बॉडी में किसी भी प्रोटोकॉल में A1 और P1 ऐड करोगे तो आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन को पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ बढ़ा रहे हो, जिस ऑर्गन के मेडिसिन ऐड करके वहां पर आप दे रहे हो। दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि वहां वेस्टेज मटेरियल है, तो आपको पता है कि आज के समय में मेटाबॉलिक वेस्ट कंडीशन बहुत ज्यादा हो रही है, और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का आपके बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी कलेक्ट हो जाने के कारण जब रिवर्स ड्रेनेज होता है वो प्रॉपरली नहीं होता, यानी वेस्टेज मटेरियल वहीं पड़ा रहता है और ड्राई अप होता रहता है। यही ड्राई अप आपको मेजर डिसीज की तरफ, जो बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं उनको खाने का बहुत बड़ा चारा होता है दोस्तों। तो जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो पर्टिकुलरली आपके जो आपके हार्ट होता है उसकी तरफ नहीं जा पाता। तो यहाँ पर आप A2 का रोल देखते हो, आप A2 के साथ C5 के साथ B या G के साथ आप प्रोटोकॉल देते हो, तो ये G के साथ में B के साथ में आप इस प्रोटोकॉल को बढ़ाकर जितने भी वेस्टेज मटेरियल आपके बॉडी में कलेक्ट हो रहे हैं उनको वहां से निकाल कर आप प्यूरिफाई करते हो। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, ये फंक्शन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। यदि दोनों में गड़बड़ है तो A3 के बिहाफ पर आप करते हो। इसीलिए सैंग्वाइन टेम्परामेंट के जितने भी केसेस होते हैं एक्यूट केसेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी, आप भले लिम्फेटिक टेम्परामेंट हो, यदि एक्यूट केसेस आ रहे हैं सारे सैंग्वाइन टेम्परामेंट में आ रहे हैं, या फिर आप मिक्स डोमिनेंसी को, लिम्फेटिक टेम्परामेंट जरूर है लेकिन सैंग्वाइन के कैरेक्टर भी आपके बॉडी में आप मिक्स में। और इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 90 से 95% लोग मिक्स टेम्परामेंट में हो गए। आप सिंगली किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप सैंग्वाइन है या लिम्फेटिक है। आजकल ज्यादातर लोग मिक्स टेम्परामेंट में आ रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि हम जब टेम्परामेंटल मेडिसिन सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या आपका पेशेंट ठीक होगा? लेकिन हम लोगों ने तो उसका भी रास्ता तोड़ लिया है दोस्तों। यही कारण है आपको इन बारीकियों को ध्यान में रखना है, पर्टिकुलर ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है,
जितने भी डिसीज आएंगे सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई करो, और ब्लड प्यूरिफाई करोगे वैसे ही आपको मेजर डिसीजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और जब प्यूरिफाई करते हो ना तो बेसिक साइंस है, और उन बेसिक साइंस के लेवल पर आप अच्छे से अच्छे प्रोटोकॉल को निर्धारित करते हो और पेशेंट को क्लियर करते हो। यदि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं दोस्तों, अभी मेरे पास आज से 10 दिन पहले गैस्ट्रिक हेडेक का पेशेंट आया, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक हेडेक के पेशेंट में उसके सारे सिम्टम मुझे सैंग्वाइन टेम्परामेंट के नजर आए। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि इसको A1 दूं, A2 दूं या A3 दूं, ठीक है। फिर मेरा दिमाग घुसा, मैंने सोचा कि जब मैं S1 स्लास से ब्लड प्यूरिफाई कर सकता हूं, एब्डोमेन प्यूरिफाई कर सकता हूं, डाइजेशन क्लियर कर सकता हूं, तो अगर मैं A3 को दूं तो पल्सेटिला का भी गुण यही है जो मैं करना चाह रहा हूं गैसेस हेडेक के लेवल पर। मैंने A3 और S1 का 30 डाइल्यूशन दिया दोस्तों। A3 S1 का जैसे 30 डाइल्यूशन दिया, कैन यू बिलीव इट, विद इन 24 आवर्स 50% रिडक्शन हो चुका था। यानी 5-5 ग्लोबल्स 3 टाइम चूसी थी पेशेंट ने, और पेशेंट का फोन आ गया मेरे पास कि साहब मेरा 50% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। मैंने कहा आप कंटिन्यू करो, इसी में ठीक हो जाओगे, और वो आज कंटिन्यू कर रहा है। तो आप जो प्लांट के बिहेवियर को निकाल के चल रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ तो मैं कह रहा हूँ होम्योपैथ से 20 ने 30 गुना ज्यादा तेज काम करता है। बस हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए दोस्तों, हमें फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के लिंक आना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा, तो हम यहाँ पर ये ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे प्लांट है, एक रेमेडी में 8-8 10-10 प्लांट है, ठीक है। किसी में तो 16, वेनमन में 16 है, डब्ल्यू में भी इतने ही है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हम आप वहां पर इन्वॉल्व कर रहे हो, इनका बिहेवियर भी बहुत अलग होगा, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत अलग होगी। याद रखना दोस्तों, ये टेबल प्रैक्टिस का सबसे बड़ा मोहरा है एज का, कि अगर आपने प्लांट को समझ लिया, बिहेवियर समझ लिया, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करो। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? एयरवे, ठीक है। जो अदरवाइज आप कह रहे हो इसको हम लेजर सर्कुलेशन कहते हैं। मेजर सर्कुलेशन सिस्टमिक, लेकिन लेजर सर्कुलेशन यानी कम क्वांटिटी में लेकिन सर्कुलेशन होता है, वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से पंप होता है, और पल्मोनरी कैपिलरीज पर दोस्तों लंग्स की एल्वेलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उस गैसेस के एक्सचेंज हो जाने के कारण जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोस्तों, आपके पल्मोनरी वेन के माध्यम से आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी माइटल वाल के माध्यम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, हार्ट का जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या आर्टरियल ब्लड होता है, और यही कारण है हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीनस ब्लड कंटेन करता है। इसलिए क्लियर कट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिलोसॉफी के अनुसार ये कहा गया है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट A1 का रोल है और राइट साइड ऑफ हार्ट A2 का रोल है। लेकिन अगर दोनों में इम्बैलेंस है, रिदमिक इम्बैलेंस हो रहा, मर्मर में इम्बैलेंस हो रहा है, हार्ट की कोई डिसीजेस डेवलप हो रही है, तो A3 का रोल है। याद रखना इस बात को, और यही प्रोटोकॉल को डिसाइड करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पावर बूस्टर को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डिसीज में चला दो, लिम्फो बूस्टर को राइट साइड ऑफ हार्ट डिसीज में चला दो, और पूरे दोनों एरिया में हार्ट सही अगर है तो जनरल टॉनिक चला दो। आप करके देख लेना। अगर आपको यहाँ पर इसका वेरीज नजर ना आए तो आप मुझे बता देना दोस्तों, 101% रिजल्ट पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए छोटे से छोटे चेंबर के लेवल पर भी आप इस पूरे प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा होता है, आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है, वीनस सिस्टम क्या होता है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता लग जाएगी दोस्तों। इसीलिए ये पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको बताना जरूरी था, जिसके माध्यम से सिस्टमिक और लेजर सर्कुलेशन के माध्यम से बड़ा या छोटा कोई भी डिसीज हो जो हार्ट से लिंक करता है, आप क्योर कर सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई कि जिंदगी भर काम करता है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, किसी स्टिमुलस के रिस्पांस को लिविंग टिश्यू के द्वारा डिफाइन करने की एबिलिटी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी बाहर का स्टिमुलस आप दे रहे हो, कोई रिस्पांस दे रहे हो, उस रिस्पांस को लिविंग टिश्यू के द्वारा वहां पर
आ जान दो, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन करने की एबिलिटी दोस्तों एक्साइटेबिलिटी कहलाती है, और यही एक्साइटेबिलिटी इस कंडक्टिंग सिस्टम और हार्ट के माध्यम से आपको बताती है। यानी सभी टिश्यू में स्टिमुलस से जो इनिशियल रिस्पांस इलेक्ट्रॉन, जो भी इनिशियल रिस्पांस डेवलप होता है इंपल्सेस के रूप में दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी एक्सटर्न पोटेंशियल के रूप में होता है। और इसी के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है मैकेनिकल एक्टिविटीज वहां पर नजर आती है, और यही मैकेनिकल एक्टिविटीज के द्वारा जब फ्लो होता है तो ये कॉन्ट्रेक्शन सिक्रेशन आदि को फॉर्म करता है। यानी हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और इसके जो सिक्रेशन होते हैं उनको सबको जनरेट करता है। यदि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको पता है दोस्तों, ये जो एक्साइटेबिलिटी के गुण है अगर आपको पता है, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में आपको सब पता है। यानी आप यहाँ पर हर प्रकार की उसकी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को आप वहां पर 100% दोस्तों डेवलप कर रहे हो। लेकिन यहाँ छोटी छोटी सी कंडीशंस होती है। हम हमेशा बोलते हैं हार्ट एक रिदमिसिटी में काम करता है, तो ये भी तो गुण है, ठीक है। एक रिदमिक पैटर्न में काम करता है, यानी टिश्यू की रिदमिसिटी वो एबिलिटी होती है दोस्तों जो अपनी स्वयं की इंपल्स को रेगुलेट करने की प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है, यानी अपने स्वयं को रेगुलेट करने के लिए प्रोवाइड करती है, वो रिदमिसिटी कहलाती है। ये रिदम ही तो है, इस रिदम के बल पर ही तो हार्ट लगातार काम करता है, आपको रुकने की जरूरत नहीं। कार्डियक साइकिल जब होता है 0.8 सेकंड होता है, उसके बाद कुछ समय के लिए रुकता है, फिर दूसरा कार्डियक साइकिल शुरू होता है, ठीक है। इसलिए याद रखना ये सेल्फ लिमिटिंग एक्साइटेशन की रिदमिसिटी होती है, और इसी रिदमिसिटी के परिणाम स्वरूप दोस्तों ये रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी जो होती है हार्ट की एक टिश्यू में प्रेजेंट रहने वाली सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। यद्यपि हार्ट एक स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये इंपल्सेस का डिस्चार्ज मैक्सिमम कैटेगरी में डेवलप होता हुआ नजर आता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के लेवल पर। इसलिए याद रखना है इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जो यहाँ पर हमेशा इस रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं पेसमेकर। जानते हो ना पेसमेकर किसको कहते हैं, ठीक है। यहां से लगातार इंपल्सेस दूसरे पार्ट पर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम के माध्यम से स्प्रेड होता रहता है। याद रखना पेसमेकर, इस ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है, और ये पेसमेकर से लगातार हार्ट के पूरे पार्ट में चारों चेंबर्स में इंपल्सेस को टारगेट किया जाता है, इंपल्सेस को एक्साइट किया जाता है। तो हार्ट में जब स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप दोस्तों हार्ट अपनी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करता है। ज्यादा स्टिमुलस आया हार्ट अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, कम स्टिमुलस आया हार्ट अपनी एक्टिविटी को घटा देगा। टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया क्या है ना, याद रखना। ये एक्साइटेबिलिटी का गुण होता है, रिदमिसिटी का गुण होता है दोस्तों, और ये रिदमिसिटी को पेसमेकर ऐसे नोट यहाँ पर कंपल्स करता है, क्योंकि ये इंपल्सेस दूसरे पार्ट पर स्पेशलिस्ट कंडक्टिंग सिस्टम के माध्यम से फैलती है, जिसको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कहता है। याद रख लेना, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। पहले आपको मैं एक सिंपल सा डेमो दे दूं, उसके बाद पूरा डिटेल बताऊं। हार्ट के लेवल पर जब ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करते हो, तो जहां पर सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा ओपन होता है, उसके जस्ट साइड में, जस्ट नियर में ऐसे नोड या साइनो आर्टेरियल नोड या पेसमेकर का वहां पर उद्गम होता है, ये वहीं पर होता है। और यहाँ पर इसके फाइबर्स होते हैं जो आपका इंटर आर्टेरियल सेप्टम होता है, जो दोनों आर्टेरियम को डिवाइड करते हैं, उसके जस्ट लोअर पार्ट पर, जहां पर ये एट्रियम वेंट्रिकल्स के माध्यम से इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के माध्यम से जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, उसके जस्ट ऊपर वहां पर ये एक छोटे से नोड में कन्वर्ट होता है। ये पूरे आपके इंटरनोडल फाइबर जो होते हैं यहाँ पर कनेक्ट होकर एक नोड और बनाता है, जिसको एबी नोड कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रोवेंट्रिकुलर यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के दोनों के जंक्शन में होता है, इधर भी, यानी थोड़ा सा इसको बेस देखोगे इधर है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। इस बेस के बंडल को हम बोलते हैं दोस्तों स्पेशल बंडल ऑफ हीस, ठीक है, जो एट्रियो और वेंट्रिकुलर दोनों में आधा आधा होता है और दोनों के सामंजस्य को बैलेंस करने का काम करता है। लिंक देख रहे हैं दोस्तों, हम लिंक देख रहे हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूं। जब आपको बताऊंगा ऐसे नोट काम नहीं करता, किसी डॉक्टर ने क्वेश्चन किया था ऐसे नोट नहीं लगता है तो पेसमेकर लगाया जाता है, सब आएगा। आप पहले पूछना चाहते हो बात अलग है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये जो इंटरनोडल फाइबर होते हैं, यहाँ से ऐसे नोड अपने इम्पल्सेस को एवी नोड पर भेजता है, और इस एवी नोड से जो एक बंडल होता है जिसको बंडल ऑफ हीस कहते हैं, ये बंडल ऑफ हीस यहाँ पर थोड़ा सा वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद में राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट बंडल ब्रांच कहलाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाता है। जो नीचे के पोर्शन जो अपेक्स पोर्शन में आता है, अपेक्स पोर्शन में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है, और उस नर्व एंडिंग्स में कंप्लीट होता है जिसको हम परकिंस फाइबर कहते हैं। ठीक है, कई फाइबर्स के बंच होते हैं और ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, जो पर्टिकुलर पूरे एरिया में अपेक्स एरिया में वहां पर जो अपने फाइबर्स के माध्यम से अपना सप्लाई देता है। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, और इसी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के कारण ही आपका हार्ट पर्याप्त मात्रा में पंप करता रहता है, और पंप करके रेगुलर इसी नर्वाइन एक्टिविटी से रेगुलर आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई वहां पर प्रोवाइड कराता रहता है। ये स्पेसिफिसिटी का गुण होता है दोस्तों हार्ट में, और इसी के कारण आप जिंदा हो, लाइव हो, इसका सबसे बड़ा सबूत है आपका हार्ट का पेसमेकर। ठीक है, ये बहुत बड़ा आर्टिफिशियल आजकल तो मॉडर्न साइंस ने बना लिया है, जिस आर्टिफिशियल पेसमेकर को यहाँ लगाकर इस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के माध्यम से आप हार्ट को धड़काते रहते हो, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट, यानी ओरिजिनल मतलब जो आपके बचपन से पैदा होकर जो पेसमेकर है, इसका काम बहुत ऑथेंटिक होता है। आप थोड़ा भी दौड़ लोगे तो इतना आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियल है उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है। यदि आपने प्रिकॉशन नहीं रखा, उसका बैटरी का इतना लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर वो बैटरी खत्म कर दिया आपने, जल्दी जल्दी खत्म कर दी, मान के चले आपको दूसरा पेसमेकर डालना पड़ेगा। ठीक है, आप कितनी बार डालोगे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये रिदमिसिटी की जो प्रोसेस होती है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के माध्यम से आपके हार्ट में जनरेट होती है। नाउ वी आर स्टडीड अबाउट पेसमेकर। हम केवल पेसमेकर को समझने की कोशिश करते हैं। यदि पेसमेकर खराब हो गया तो क्या? पेसमेकर अगर किसी प्रकार से वर्क कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? पेसमेकर हार्ट का ही एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हार्ट बीट की इंपल्सेस प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या हार्ट के सिंपल टिश्यू का ही पार्ट होगा? एक मॉडिफाइड पार्ट होगा, परिवर्तित पार्ट होगा। इसलिए याद रखना, पेसमेकर जिसे हम पी सेल्स कहते हैं दोस्तों, उसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, तो पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं। याद रखना दोस्तों, लिविस सर ने, ठीक है, लिविस सर थॉमस नामक जो डॉक्टर थे, उन्होंने इसका पता लगाया था, जिन्होंने ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा था 1918 में। याद रख लेना, ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है। 1918 में सर लुइस सर थॉमस ने, डॉक्टर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोस्तों, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इसलिए वहां पर पेसमेकर को 1918 में उन्होंने डायग्नोस किया था, जब उन्होंने साइनो एट्रियल नोड का नाम दिया था। याद रखिएगा, साइनो एट्रियल नोड एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स की स्मॉल स्ट्रिप होती है दोस्तों। याद रखना, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स की एक स्मॉल स्ट्रिप होती है जो राइट एट्रियम की लेटरल वॉल के, जो राइट एट्रियम है उस राइट एट्रियम की लेटरल वॉल के सुपीरियर पार्ट में, राइट एट्रियम की लेटरल वॉल के सुपीरियर पार्ट में दोस्तों, यहाँ पर वेना कावा की ओपनिंग के जस्ट बिलो में सिचुएटेड होता है। याद रखना, वेना कावा की ओपनिंग के जस्ट बिलो में, जस्ट पास में सिचुएटेड होता है। ऐसे नोड हार्ट बीट के लिए इंपल्सेस को जनरेट करने का काम करता है। इन नोड के फाइबर में एक कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट नहीं होते, कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट नहीं होते, याद रख लेना। ये केवल ऐसे नोड के जो फाइबर होते हैं, उन फाइबर के माध्यम से आर्टेरियल मसल के फाइबर के साथ कंटिन्यू होता है। आर्टेरियल मसल्स के जो फाइबर होते हैं, उन्हीं फाइबर के साथ एक कंटिन्यू होता है, इसीलिए ऐसे नोड से इंपल्सेस एट्रिया के माध्यम से रैपिडली स्प्रेड होता है। ये एट्रिया के जो मसल फाइबर होता है उसी के माध्यम से ये वहां पर सर्कुलेट होता है, इसलिए रैपिडली वहां पर किसी भी प्रकार से इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, रैपिडली वहां से आपके एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ दोस्तों वहां पर अपने इंपल्सेस को वो फ्लो कराता है, उसको स्प्रेड कराता है। इसलिए याद रखना, हार्ट के अन्य पार्ट जैसे कि एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, याद रखना, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जितनी भी इंपल्सेस होती है उसको जनरेट करने का काम करता है। यहां से ऐसे नोड से एवी नोड पे भेज दिया, अब एवी नोड वहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल की जितनी भी इंपल्सेस होती है उनको वहां पर जनरेट करने का काम करेगा, और यही कारण है पेसमेकर के जैसे ही ये फंक्शन करता है दोस्तों, और इसीलिए ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि इंपल्स की प्रोडक्शन की जनरेशन की जो रेट होती है, जो रिदमिसिटी होती है, वो ऐसे नोड में ज्यादा होती है अन्य पार्ट की तुलना में। ठीक है, लगभग 70 to 80 पर मिनट
जो हार्ट का आपका पल्पिटेशन नजर आता है ना, आपको पल्स नजर आती है ना 70 to 80 पर मिनट, ये इसी ऐसे नोट के रिदमिसिटी के कारण आप देखते हैं दोस्तों आपके बॉडी में बना हुआ होता है, और इसी के ऊपर पूरा रिदमिसिटी आपको देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा गुण होता है आपके हार्ट का, और इसी रिदमिसिटी के ऊपर आपको सारे फंक्शन टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। याद रखिएगा इस बात को। और इसीलिए जब आप कंडक्टिविटी की बात करते हो दोस्तों, ह्यूमन हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, हम कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर किसी प्रकार का इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कैसे वहां पर जनरेट करेंगे, किसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। याद रखना, ह्यूमन हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हार्ट के सभी अन्य पार्ट को ट्रांसमिटेड होती है, और सारा पार्ट अपने अपने वर्क को जो दिया गया है उसको परफॉर्म करता है। ये कंटिन्यू होता रहता है, और अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो जिम्मेदार ऐसे नोड, यदि ऐसे नोड में किसी प्रकार का डिफॉल्ट आया तो क्या हार्ट काम करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। सर ने पूछा था पेस मेकर डाला तो वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, समझिएगा दोस्तों। ह्यूमन हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर के द्वारा हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, एकदम यूनिक होता है दोस्तों, हार्ट से बिल्कुल अलग होगा। ये फाइबर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कि ऐसे नोड से वेंट्रिकल को रैपिडली इंपल्सेस को कंडक्ट करने का काम करता है, और यही कारण है हार्ट के जो कंडक्टिव टिश्यू को भी वहां पर जंक्शनल, जिसको टिश्यू जंक्शनल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, उनको भी स्टिमुलेट करता रहता है। यानी हार्ट को भी कहता है नहीं, आपको भी मेरे साथ काम करना है, आप अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ, दोनों काम करेंगे अच्छा काम होगा, हम लंबे समय जिएंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन आप ही गलत कर रहे हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डाल रहे हो अपनी बॉडी को, बार बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, धीरे 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 करके इतना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप कर लिया कि आपका डाइजेशन ही नहीं क्लियर हो रहा, डाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा, मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में रुक रहा, किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जा रहा, किडनी वापस उसको आपके बॉडी में डाल रही है, यानी फिल्टर ही नहीं हो रहा। तो फिल्टर नहीं होगा, आप देखिए फर्दर आपको हाइपरटेंशन होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हार्ट को काम करने के लिए बहुत प्रेशर करना पड़ेगा, हार्ट को बहुत ज्यादा धड़कना पड़ेगा, और जब हार्ट ज्यादा धड़केगा तो क्या कंडक्टिंग सिस्टम आप हार्ट को आप प्रभावित नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जब कंडक्टिंग सिस्टम आप हार्ट को प्रभावित कर रहे हो तो ऐसे नोट क्या प्रभावित नहीं होगा, वो भी मान लीजिए वो भी तो आपके इंसान हो, और इंसान का ही टुकड़ा है, वो हमारी बॉडी का टुकड़ा है, अगर हमारी बॉडी प्रभावित है क्या ऐसे नोट प्रभावित नहीं होगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, हमारे कंडक्टिंग टिश्यू को भी जंक्शनल टिश्यू के नाम से जानते हैं, जंक्शंस होते हैं, और इसीलिए लोड अगर आपके बॉडी में आया, हार्ट पे आया, तो ऐसे नोट पर भी आया। और आज के समय में ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स में इस प्रकार के प्रेशर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी हार्ट में किसी भी लेवल पर प्रेशर आया, इनके बीच में रिदम की कैपेसिटी पे आया, हाइपरट्रॉफी हो गई, हाइपो एक्टिवेट हो गया, अगर किसी भी लेवल पर अगर लोड आया तो आपके इन कंडक्टिंग सिस्टम और हार्ट के लेवल पर भी लोड आता है। इसलिए याद रखना, ऐसे नोट पहला, एवी नोट दूसरा, बंडल ऑफ तीसरा, राइट और लेफ्ट ब्रांच बंडल चौथा, और पर्टिकुलरली पर्किंसन फाइबर पांचवा पार्ट होता है दोस्तों। और ये सभी के सभी पार्ट ऐसे नोट राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के जस्ट बिलो होता है। एवी नोट इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम के राइट पोस्टीरियर पोर्शन में जस्ट सिचुएटेड होता है। ऐसे नोट से इंपल्सेस राइट और लेफ्ट एट्रिया के माध्यम से कंडक्ट होता है दोस्तों, याद रख लेना। ऐसे नोट से जितने भी इंपल्सेस होंगे राइट और लेफ्ट एट्रिया के माध्यम से कंडक्टेड होता है, और इसीलिए इंपल्सेस कुछ स्पेशलाइज्ड फाइबर जिसे हम इंटरनोडल फाइबर कहते हैं, इंटरनोडल फाइबर कहते हैं, उनके वाया एवी नोड तक भी पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना। इसीलिए जब आप यहां पर मान लो एवी नोड काम, सॉरी एसवी नोड काम नहीं कर रहा, एवी नोड आपका काम ओवरलैप करेगा, आपके बॉडी में आप देखते हो किडनी काम नहीं कर रही, दूसरी किडनी ओवरलैप कर लेती है ना कि नहीं करती, एक आंख काम नहीं है, दूसरी आंख का काम देखो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही एक लंग से काम कम कर रहा, दूसरा लंग ऑटोमेटिक काम बढ़ा देगा। याद रखना दोस्तों, कंपनसेट, लेकिन कब तक कंपनसेट करेगा भाई, उसकी भी एक सीमा होगी, इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ इंटरनोडल फाइबर, ये जो इंटरनोडल फाइबर होते हैं इनके क्या प्रकार होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिसिटी है, अगर है तो बताइए। एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ बेकमन,
मिडिल इंटरनोडल फाइबर ऑफ वेनकेबेच और पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ थोरेल। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने लेवल पर इनकी स्टडी करी और स्टडी करके इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तीनों पार्ट का लेवल अलग अलग, लेकिन तीनों के काम आखिर में जाकर एक हो जाते हैं। कैसे? ऐसे नोड से सभी फाइबर एवी नोड पर कन्वर्ज होते हैं और एवी नोड से सभी फाइबर इंटरडिजिटेड होते हैं, उनमें डिजिटेशन डेवलप होता है और एवी नोड से बंडल ऑफ हीज अराइज हो जाता है। दोस्तों, ये राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होता है, जो कि दोनों तरफ से लेंट्रोएंटिकल सेप्टम में वहां पर रन करता है। बंडल ऑफ हीज की प्रत्येक ब्रांच से बहुत सारे फाइबर निकलते हैं, जिनको आप लेटरली आखिरी में परकिंज फाइबर कहते हो दोस्तों। और सभी तरह के जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होते हैं, उस वेंट्रिकल जो मायोकार्डियम होता है उसके ऊपर ये स्प्रेड हो जाते हैं। याद रख लेना इस बात को। और इसीलिए जब वहां पर स्प्रेड हो रहा है तो आपको कंडक्टिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट की इंपल्सेस की वेलोसिटी देखना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज अगर ब्लड के लेवल पर बह रही है तो यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम के जो इंपल्सेस है उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, उस वेलोसिटी के आधार पर आप यहाँ पर हार्ट का काम कैसे करा सकते हो दोस्तों, ये भी कंडक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वेलोसिटी परकिंज फाइबर पर मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है आपके परकिंज फाइबर पर, क्योंकि अपेक्स ऑफ हार्ट है दोस्तों। यानी एवी नोड पर सबसे मिनिमम हो जाती है, जो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है यहां पर सबसे मिनिमम हो जाती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड पर आपको देखोगे ट्रेवल कर रही होती है तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए स्लो डाउन होती है, थोड़ी सी देर के लिए स्लो डाउन हुई और फिर एकदम तेजी से आगे निकल जाती है दोस्तों। ठीक है, जब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए स्लो डाउन होती है बंडल ऑफ हीज के माध्यम से ट्रेवल डाउन के पहले। ठीक है, बंडल ऑफ हीज पे जब यहाँ एवी नोड पर आई उसके जस्ट पहले यहाँ पर स्लो डाउन हो गए, और जब बंडल ऑफ हीज पर आई दोस्तों तो धीरे धीरे यहाँ पर जो डिले डेवलप होता है, इस डिले को हम दोस्तों एवी नोडल डिले कहते हैं। एवी नोडल डिले कहते हैं। यानी यहाँ पर कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति होती है, उस प्रकार का कैरेक्टर होता है। यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वेलोसिटी कंडक्टिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर निकलती है। यदि आप आर्टियल मसल्स पे देखोगे 0.3 मिली पर सेकंड की वेलोसिटी होती है, इंटरनोडल फाइबर पे जाओगे तो 1.0 मिली पर सेकंड की वेलोसिटी यानी सबसे स्ट्रांग होती है दोस्तों। एवी नोड पर जाओगे तो 0.05 मिली पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। यदि बंडल ऑफ हीज पे जाओगे 0.12 मिली पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। यदि परकिंज फाइबर पे जाओगे जैसे मैंने कहा आपको 4.0, पूरे कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपको इस परकिंज फाइबर में नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो फिर वेंट्रिकुलर मसल्स में कितना? ओनली 0.5 मिली पर सेकंड। यदि ये वेलोसिटी का चार्ट आपने मेमोराइज कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर द परफेक्ट मूव। क्यों? क्योंकि आप ऑल और नन लॉ को यहाँ फॉलो करते हो। एक एरिया में जाएगा, एक एरिया में वहां पर पूरा सर्कुलेशन आपको नजर आता है दोस्तों, इसलिए सारा फ्लो आपको एक एरिया में नजर आएगा। यानी एवी नोडल डिले के माध्यम से अगर आप बात करते हो, यानी जब साइनोआर्टरियल नोड से जो भी जनरेटेड इंपल्सेस होती है दोस्तों, इस इंपल्सेस के जो कंडक्शन में डिले होना जब एवी नोड के थ्रू आप देखोगे उसी ट्रेवलिंग के दौरान हो जाता है। ठीक है, डिले होना क्योंकि यहां से जो भी मैसेजेस जाएंगे वो यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए डिले हो रहा है और डिले होकर फिर एकदम तेजी के साथ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ड्यूरेशन कितना होगा? ओनली 0.9 मिली पर सेकंड। याद रखना 0.9 मिली पर सेकंड डिले आपको नजर आएगा। काज क्या होता है दोस्तों, इसका कारण क्या है? और इन्हीं कारण के ऊपर आपको उसका महत्व नजर आएगा, सिग्निफिकेंस नजर आएगा। यदि हार्ट को भी आप इतना भी समय आपको उसको डिले करने का समय नहीं दोगे कि उसको रेस्ट मिल जाए, आप लगातार एनिमल कंडीशन में उसको करवाते रहते हो, काम करवाते रहते हो, तो क्या होगा? वो भी थक जाएगा, और थक जाएगा तो क्या होगा? हार्ट फेल नहीं होगा। यही कारण होता है दोस्तों। याद रखना, आपको जब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कहा जाता है टोटल बेड रेस्ट करना, जरा सा भी एक्सरसाइज कराना, तबीयत बढ़ जाएगी, तकलीफ आपको बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने उसके ड्यूरी जब काम कराया, जब खूब करा लिया, उसके एवी नोडल डिले पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप उस 0.9 मिली पर सेकंड को आप उसको बैलेंस करके चलते तो दोबारा आपको हार्ट की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती, लेकिन आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। और इसका कारण देखिए, एवी नोड में स्मॉल साइज जंक्शनल फाइबर की प्रेजेंस होती है, इसलिए डीजे की जरूरत होती है।
एवी नोड में छोटे छोटे जंक्शनल फाइबर की प्रेजेंस होती है। कोई लंबा जंक्शन यहां से देखो आप कितना बड़ा है, लेकिन यहां पर देखो आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा तो एट्रियम से वेंट्रिकल के सेप्टम तक अलग, सेप्टम से नीचे वेंट्रिकल में अलग, यानी इसके तो बहुत शार्ट फाइबर हुए, और शार्ट फाइबर की प्रेजेंस हुई तो इंपल्सेस भी शार्ट शार्ट जाएगी। याद रखना, इसीलिए एवी नोड के नेबरिंग फाइबर के बीच बहुत ही फ्यू गैप जंक्शन की प्रेजेंस होती है। याद रख लेना इस बात को, एवी नोड के जो नेबरिंग फाइबर होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम गैप होती है, बहुत ही कम जंक्शन के गैप की प्रेजेंस होती है, और इसी कारण से आपको कॉजेस नजर आते हैं एवी नोडल डिले के। दोस्तों, जब एवी नोड का प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड आपको नजर आता है, ठीक है, यानी मान लो एवी नोड में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो गई और लंबे समय तक वहां पर रिफ्रैक्टिव पीरियड हो गया, लंबे समय तक रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो आप मान के चलो एवी नोडल डिले बहुत डेंजरस हो गया आपके लिए। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी कभी इसका महत्व आपको देखोगे तो ये महत्व ही आपके लिए शानदार इफेक्ट दर्शाता है, सिग्निफिकेशन दर्शाता है दोस्तों, कि एवी नोडल डिले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के पहले एट्रिया को अलाउ करता है अपने ब्लड को वेंट्रिकल में इम्पुटी करने में। पॉइंट को नोट कीजिएगा दोस्तों, एवी नोडल डिले जो होता है 0.9 सेकंड का जो आप प्रोसेस दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके पहले, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके पहले एट्रिया को अलाउ कर रहा है, यानी एट्रिया को बोल रहा है हाँ ठीक है, आप एट्रिया से नीचे की तरफ जो ब्लड को फ्लो कांटेक्ट कर रहे हो वो अपने ब्लड को वेंट्रिकल में कंप्लीटली फिलअप कर दे, ठीक है, यानी यहां पर ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो माइट्रल आपके माइट्रल वाले ट्राइकस्पिड वाले यहां से एट्रियोवेंट्रिकुलर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एट्रियोवेंट्रिकुलर, जितना भी ब्लड एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण आना सारा ब्लड यहां पर वेंट्रिकल्स में आ जाए, इसलिए ये महत्व होता है एवी नोडल डिले का। याद रख लेना, अगर दोनों को एक साथ कॉन्टेक्ट कराओगे तो ब्लड कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहां पर रिलैक्सेशन होता है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका डिले होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोडल डिले, ठीक है। और ये एवी नोडल डिले बेटर आपको समझ में आएगा जब हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन, यदि रिदम मरमर क्या होता है ये जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा गुण कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, हमने एक्साइटेबिलिटी पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी यहाँ पर हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी टिश्यू की वो एबिलिटी होती है दोस्तों जो स्टिमुलस के रिसीविंग के बाद, अब यहाँ पर आपको स्टिमुलस आ रहा है कंडक्टिंग सिस्टम से, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ में शॉर्टन हो जाता है, यानी छोटी हो जाती है। कोई भी एक चेंबर है जिसमें ब्लड फील हुआ, आप देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। याद रखना, डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी को अफेक्टेड करता है, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन वो हमेशा ऑल और नॉन लॉ को फॉलो करती है। जो आपकी बॉडी में ऑल और नॉन लॉ फॉलो होता है उसको फॉलो करती है, यानी वन वे डायरेक्शन, या तो होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। ऑल और नॉन लॉ के अकॉर्डिंग जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है तो किसी भी स्ट्रेन का बना हो दोस्तों, किसी भी ताकत का हो, फुल कार्डियक मसल मैक्सिमम रिस्पांस देगी, पूरी कार्डियक मसल्स एक मैक्सिमम रिस्पांस देती है, या फिर सभी मसल्स किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं देती है, या तो एक जैसे फुल रिस्पांस देगी या बिल्कुल देगी नहीं, यानी हार्ट काम करेगा ही नहीं, ठीक है। थ्रेशोल्ड नेचर, जितना भी थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसके नीचे यदि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ एडिक्वेट नहीं होती है, मसल्स रिस्पांस नहीं देती है। याद रख लेना, सीधी सी बात है, यदि मेरा ऑनलाइन क्लास का पैसा 4 महीने का 3,078 है, कई लोगों को ये भारी लगता है वो नहीं आते, कई लोगों को लगता है नहीं यार बहुत कम है वो आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं कम में और जब उनको नजर आता है कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मास्टर मेहनत की जा रही है और हम मेहनत करने वाले हैं, तो आप भी मेहनत करने वाले मिलते हो, आप बहुत आगे जाते हो, ठीक है। बाद में आप कहते हो यार वहां तो इतना इतना ज्यादा हमको ऑल और नॉन लॉ का फॉलो कराया गया कि बुल कार्डियक मसल, यानी आपका पूरे मन से आपने काम किया, आप देखो रिस्पांस आपको मिल रहा है। मुझे क्या मिलेगा भाई, एक बार जो मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा, सब आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये थ्रेशोल्ड होता है, हर कोई इस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर सकता, इसलिए याद रखना थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे यदि कोई स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होती है वो एडिक्वेट नहीं होती दोस्तों,
तो मसल रिस्पांस देगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो लोग हमको रिस्पांस देते ही नहीं, हमारी बुराइयां करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही कारण है कि जो लोग अपने आप को मोटिवेट करके एक ही तरीके से चले जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, आज देखो वो करोड़पति हो गए। लेकिन जो व्यक्ति अगर उस चीज को अगेंस्ट सोचता है और मेहनत ही नहीं करना चाहता, वो केवल बुराई करना चाहता, देखो वो नीचे जाता है। ऐसे हार्ट में भी है, अगर एक ही स्टिमुलस स्ट्रांगली वहां आता रहेगा, आप देखो ऑल और नन लॉ का फॉलो करके कार्डियक काम करता चला जाएगा। लेकिन जब हार्ट के मसल्स ने सोच लिया बस बहुत हो गया, अब नहीं काम करना, वो स्लो डाउन होगा, इंपल्स नहीं आएगा, ऐसे नोट फेल हो जाएगा, कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो जाएगा और आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा। याद रखना, इसीलिए ऑल और नन लॉ फ्रॉक के क्वाइट क्विसेंट हार्ट में वहां पर डिमोन्स्ट्रेट करके देखा गया है दोस्तों, यानी साइनस मिनोसिस और राइट एटेल के बीच में फर्स्ट स्टेनिस लिगेचर के अप्लाइंग के द्वारा क्विसेंट हार्ट में ये पूरा फॉलोइंग कंडीशन आपको देखने को मिली है। और यही कारण है कि जब आप ऑल और नन लॉ को फॉलो करने की बात करते हो, सारा का सारा जो फंक्शन होता है इसी के माध्यम से आप जनरेट कराते हो। ठीक है, याद रखना। दूसरा, जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर रिफ्रैक्टरी पीरियड का बहुत महत्व होता है दोस्तों। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है दोस्तों? आप रिफ्रैक्शन कितना कर रहे हो। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें मसल्स एक स्टिमुलस के किसी रिस्पांस को शो नहीं करती है। ठीक है, कोई भी मसल्स में यदि नर्व के माध्यम से कोई रिस्पांस आ रहा, वो थकी हुई है तो कहां से रिस्पांस देगी भाई? बिल्कुल रिस्पांस नहीं देगी, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड दो प्रकार का होता है, एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। यदि किसी दूसरे ऑर्गन से लंग्स में कोई डिसीज है और उसके कारण से रिफर्ड हो रहा है आपके हार्ट के ऊपर, वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। यदि स्वयं हार्ट का है तो वो कहलाएगा एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव पीरियड, डायरेक्टली हार्ट। इसीलिए आप जब एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव पीरियड को देखोगे, वो पीरियड होता है जिसके दौरान मसल्स किसी भी रिस्पांस का शो नहीं करती है, किसी भी रिस्पांस को शो नहीं करेगी, चाहे स्टिमुलेशन कितना भी स्ट्रांग आप दे रहे हो दोस्तों, बिल्कुल नहीं करेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो डीपोलराइजेशन उत्पन्न होता है, इसीलिए सेकंड डीपोलराइजेशन वहां पर पॉसिबल ही नहीं होता है। यानी आप एक बार आप देखो हार्ट कांटेक्ट कर दिया तो वहां पर जो आप पल्स देखते हो, ये आप यहां पर पल्स देखते हो ना, ठीक है ना, ये डीपोलराइजेशन हो रहा, ऊपर की साइड जा रहा है डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ, इसके बाद कुछ सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव पीरियड हुआ। अब इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान आप खूब सारे इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान आप वहां पर खूब सारा स्ट्रेंथ लगाओगे तो कैसे करेगा? उसकी मसल्स ने एक बार डीपोलराइजेशन कर दिया, जब तक वो वहां पर रिपोलराइजेशन की श्रेणी में नहीं आएगा तब तक वहां पर एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड ही होगा। उस दौरान किसी भी प्रकार का रिपोलराइजेशन नहीं होगा। उसके बाद ये रिपोलराइजेशन होगा नीचे की तरफ, फिर से कुछ रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा, फिर से डिपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये इसलिए होता है कि इधर कांटेक्ट हुआ, इधर रिलैक्स हुआ, यानी एक चेंबर से ब्लड बाहर निकला तो दूसरे चेंबर में आया, दूसरे चेंबर में ब्लड फुल हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपरी चेंबर में वहां पर रिलैक्स हुआ तो ऊपरी चेंबर में बाहर से ब्लड आया। यानी ये सारी प्रोसेसेस रिफ्रैक्शन के पीरियड के माध्यम से होती है। इसलिए आपको और मुझे बहुत अच्छे से समझना है कि जब कभी ये हार्ट है, हार्ट में जब ये आर्टरियम कांटेक्ट होता है तो आर्टरियम कांटेक्ट होने के कारण वेंटिकल्स में ब्लड आता है। लेकिन जब वेंटिकल कांटेक्ट होगा तो यहां से सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में और आपके पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फील होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेसेस होती है। यहाँ कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये रिलैक्सेशन होगा। इसलिए ये रिदमिक कैपेसिटी होती है, एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होगा तो कैसे होगी ये? ठीक है, उनको भी रिलैक्स चाहिए। इसीलिए जब कार्डियक साइकिल बताऊंगा तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन वहां पर क्लियर करूंगा दोस्तों। जब भी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड की बात होगी तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है दोस्तों जिसके दौरान मसल्स रिस्पॉन्ड को शो तो करती है, यदि स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ होती है एक मैक्सिमम लेवल तक अगर इंक्रीज होती है दोस्तों, ये वो स्टेज होती है जिस पर मसल्स रिपोलराइजेशन स्टेट में होता है। यानी यहाँ पर डीपोलराइजेशन और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रैक्टरी एब्सोल्युटरी रिफ्रैक्टिव पीरियड और उसके बाद में फिर देखो आप यहाँ पर रिपोलराइजेशन होता है। फिर इनके बीच में देखो एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड, फिर आप देखो यहाँ पर
ये जो प्रोसेस नजर आ रही है ना, डीपोलराइजेशन एंड देन रिपोलराइजेशन। इसलिए स्टिमुलेशन के बेस पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड का गैप कितना होगा, स्टिमुलेशन का कितना स्टिमुलेशन नजर आएगा। इसीलिए आपको याद रखना, यदि आप आपकी पूरी बॉडी में रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करते हैं तो आपको मैं कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूं दोस्तों। यदि स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स की तुलना करते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्केलेटल मसल में जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड वहां पर लेटेंट पीरियड के फर्स्ट हाफ के दौरान ही एक्सटेंड हो जाता है दोस्तों, जो मेजरिंग करने पर लगभग 0.005 सेकंड होता है। यानी रिलेटिवली रिफ्रैक्टिव पीरियड लेटेंट पीरियड में सेकंड हाफ के दौरान जो एक्सटेंड होता है वो मेजरिंग करने पर वो भी 0.005 सेकंड होता है। इसलिए टोटल रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना हुआ, 0.01 सेकंड। ठीक है, ये आपको स्केलेटल मसल में नजर आ रहा है। तो लेकिन अगर आप कार्डियक मसल में जाएंगे तो कार्डियक मसल्स का स्केलेटल मसल्स की तुलना में लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के थ्रू आउट एक्सटेंड होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पूरी लंबाई में जाता है और इसकी ड्यूरेशन 0.2 सेकंड होती है। इसीलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड रिलैक्शन पीरियड के फर्स्ट हाफ के दौरान जो एक्सटेंड होता है उसका लगभग 0.26 सेकंड वहां पर आपको नजर आएगा। इसलिए जब आप उसको दोनों को रिफ्रैक्टिव पीरियड को जोड़ दोगे तो जब आप वहां पर टोटल रिफ्रैक्टिव पीरियड देखोगे दोस्तों 0.53 सेकंड नजर आता है। यानी आप देख लो एक स्केलेटल मसल्स में 0.1 सेकंड होता है दोनों को मिलाकर, लेकिन यहाँ पर 0.53 सेकंड आपको नजर आता है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, वहां 0.01% नजर आता है, यहाँ पर 0.53% नजर आता है। और यही कारण है आपकी टेबल प्रैक्टिस में हार्ड के कॉन्ट्रैक्शन एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड और लेजर रिफ्रैक्टिव पीरियड ये डिफरेंसेस नजर आता है। कल इसका महत्व को मैं बताऊंगा और कार्डियक साइकिल आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device. You are now connected to Boat Zone 650. क्या बात है, किसी को क्वेश्चन नहीं है? चलो बहुत बढ़िया है। क्या बात है जी। दीपा मैडम, दीपा मैडम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे को एक फीडबैक देना था। जी। मेरे 2 पेशेंट को मैंने आईज की ट्रीटमेंट किया था और दोनों को 1.5 महीने पौने 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला। दोनों जी। के एक का 4.5 नंबर था, एक आईज का और दूसरी आईज का भी 4.5 नंबर था, वो भी उतर गया दोनों का। और जी। एक लड़का है उसका एक आईज सिर्फ एक आईज का 4 नंबर था, वो उतर गया। और जो बहुत लड़की थी सिलेंड्रिकल नंबर्स थे 4.5 नंबर, वो भी उतर गए। वेरी सर गुड 1.5 ये हुआ मिरेकल। वेरी गुड मैम। मतलब हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हमारे यस ग्रुप सर। में आदरणीय शांता फ्रांसिस मैडम भी है, जिनका भी इसी प्रकार का आई साइट गया था और मैंने 3 महीने के ट्रीटमेंट में पूरा आई साइट बना दिया उनका फिर से। वेरी गुड मैडम, बहुत बहुत बधाई आप। मतलब सर हमारा उनको मैंने एक्चुअल जो है 10,000 पोटेंसी की दी थी बिल्कुल नंबर रोकने के लिए। बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सर। जी उसकी वीडियो बना रखी है, वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूं सर? मैडम ग्रुप में भी डालिए और अपने फेसबुक अकाउंट बनाकर उसमें चलाइए। ये सबसे बड़ा अप्रोच होगा आपका पूरे इंडिया के पेशेंट को खींचने का। ठीक है, हम अपने एरिया तक सीमित नहीं रहे। आप क्वालिफाई हो चुके हो, अब 16 मंथ के बाद में आप देख रहे हो अपने आप को, आप कितने अच्छे मेजर रोल पे आ गए। ठीक है, आप पीछे नहीं हट सकते मैडम, अब आपको आगे ही आगे जाना है, पीछे का सोचना नहीं। कोई भी केस अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आप एक ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए, जैसे पागलपंती ग्रुप करता है। ठीक है, डिस्कशन कीजिए और हमारा टॉप डॉक्टर्स ग्रुप का अपना ग्रुप बनाइए आप, 10 15 20 डॉक्टर।
हमेशा उस पर टेली करिए, कंपटीशन के भावना मत रखिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आप देखिए कितना आगे जाएंगे आप लोग, बहुत आगे निकल जाएंगे आप। यस बहुत सर, जी, यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, राकेश सर, राकेश सर। सर जी गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये एंडोकार्डिटिस ये बैक्टीरियल वायरल भी होता है, तो फेशियल पे जैसे किसी किसी को एक्जिमा होता है और ये चीज फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये भी कॉज कर सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड में जाएगा तो सर, ब्लड में जो भी गया, जी ठीक है, ब्लड जो भी गया अंदर, अगर मायोकार्डियम के लेवल पर गया तो मायोकार्डियम पे इतना नहीं, पहले पेरिकार्डियम पे जाएगा, फिर मायोकार्डियम, फिर इंडोकार्डियम पे जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये एक्यूट में कुछ कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है क्या? फीवर अगर 3-4 दिन से ज्यादा है, इसका और भी कोई सिम्टम्स दिखेगा क्या सर फीवर के साथ? डायग्नोसिस ही नहीं होता है सर। ये वही तो तो बोल रहा हूँ। मैं आपको एक सिम्टम बताया हूँ कि अगर किसी को जी फीवर होता है ना, जैसे रोमेटिक फीवर होता है, रोमेटिक जी हार्ट, देखते हो ना, जी कितना जी लंबा समय होता है, ठीक है, कितना लंबा समय होता है, और उसी के कारण आप देखो, ठीक है, तो काफी केसेस होते हैं। आप केवल डायग्नोसिस प्रोवाइड ही नहीं करा सकते, मॉडर्न साइंस नहीं करता सर, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जब उनका सर, पूरा पेशेंट ही कोलैप्स हो जाता है वो फीवर का इंजेक्शन लगाते हैं तो। बिल्कुल यही इसमें कह रहा हूं। ऑल ऑफ सडन होता है ये। मैं इसलिए तो पूछा कि इसमें फीवर का कोई अपन क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह ऐड करेंगे क्या इसमें, या ऑल? बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। आप सीधा हाइपोटेंसी जाइए ना सर, सिंगल प्रोटोकॉल। जी जी आप F1 या F2 पे चले जाइए, सिंगल प्रोटोकॉल, जी ठीक सर। है। उससे क्या होगा, नर्वाइन इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्ट जी आप हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करोगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है सर, अचानक सडन कोलैप्स हो सकता है, जैसे होता है। आप केवल नर्वाइन एक डोज दे दो, 2 डोज दे दो, आप देखो थोड़ा सा रिड्यूस आने लगे, उसके बाद आप नॉर्मल फार्मूला चला दो, देखो आप यहीं पर S1 L1 A3 F1 C1 B दे रहे हो ना थर्ड में, जी जी मैक्सिमम कंट्रोल इसी से हो जाता है। लेकिन जी जी सर। एक या 2 डोज आपको देकर रोकना है, उसको बचाना जरूरी है ना। अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा, जी सर। है ना। जी जी सर, शांता थैंक यू। मैडम। जी सर। जी शांता मैडम, अभी याद किया था मैंने आपको। फ्रांसिस मैम, शांता फ्रांसिस मैम, डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम, शायद बोलते नहीं आ रहा उनको। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लोज करते हैं आज का, कल आगे को देखेंगे। ओके।